इंडिया में पनिशमेंट इस बेसिस पे नहीं मिलता क्राइम कितना बड़ा है या छोटा है। इस बेसिस पे मिलता है क्राइम करने वाला कौन है। अगर क्राइम करने वाला कोई अमीर बाप की औलाद होगा, पुलिस वाले उसको सबसे पहले पुलिस स्टेशन में बुलाएंगे, अच्छे से बिठाएंगे, खातिरदारी करेंगे, पूछेंगे और बेटा बताओ पापा कैसे हैं, जूस पिला के उसको चलता करेंगे। और वहीं पर कोई गरीब आदमी एक्सीडेंट कर दे, चाहे उसकी गलती ना हो, उससे गलती से एक्सीडेंट हुआ हो, पुलिस वाले सबसे पहले उसको पकड़ेंगे, अच्छे से धुलाई करेंगे, हो सकता है रिश्वत भी मांग ले। और जस्ट इन केस तुम बहस करते हो और तुम्हारी बात पुलिस वाले को पसंद नहीं आती है, तो वो तुम्हारे खिलाफ झूठा सबूत बना के तुम्हें फंसा भी सकते हैं। जहाँ पे एक आम आदमी कॉकरोच की जिंदगी जीता है, जो चाह के भी कभी किसी पावरफुल बंदे से केस नहीं जीत सकता, तुम्हारा परिवार गिड़गिड़ाता भी रह जाएगा तो तुम्हें इंसाफ नहीं दिला पाएगा। कैसे दिला पाएगा जब देश में हर 3 में से 1 पॉलिटिशियन क्रिमिनल हो। और तुम्हें लगता है तुम्हें इस देश में इंसाफ मिलेगा जहां देश चलाने वाले से लेके अपोजिशन के अंदर क्रिमिनल्स ही क्रिमिनल्स भरे पड़े हों। ऐसे देश में तुम्हें इंसाफ तो नहीं, पर हाँ इंसाफ का ढोंग जरूर मिलेगा। आज से कई साल पहले नितिन गडकरी की कार में एक छोटी लाश मिली थी। पुलिस ने पूरी कोशिश की इस केस को बिगाड़ने की, झूठी रिपोर्ट तक बनाई गई और आज तक पता नहीं चला उस बच्ची की लाश नितिन गडकरी के कार में कैसे आई, उस बच्ची को किसने मारा और सबूत कैसे गायब हो गए। अब देखो, मैं ये भी नहीं कह रहा नितिन गडकरी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है उस केस में। मेरा बस ये कहना है, जहां भी कोई पावरफुल पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हो जाता है, वहां पे ये पुलिस वाले इंसाफ दिलाने के बजाय सबूत गायब करने पे फोकस करते हैं। और ये उन केस एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि अगर आप इस देश के अंदर एक लड़की हो और आम परिवार से आते हो और कोई नेता आपके साथ कुछ गलत कर देता है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप चाह के भी उस नेता का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब इससे पहले मैं उन्नाव केस के बारे में डिटेल में बात करूं, हम जान लेते हैं बीजेपी के राज्य में बेटियां कितनी सेफ हैं। टेक्निकली देखा जाए बीजेपी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर असल में नारा होना चाहिए बेटी पढ़ाओ, बीजेपी से बेटी बचाओ। अब मैं ऐसा हवा में नहीं कह रहा। सबसे ज्यादा क्राइम अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के जरिए होता है औरतों के ऊपर, तो वो बीजेपी ही है। सबसे ज्यादा रेप के केसेस अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी पे लगे हुए हैं, तो वो बीजेपी ही है। तो तुम्हें लगता है एक ऐसी पार्टी जिसके पार्टी मेंबर्स के ऊपर रेप के चार्जेस हद से ज्यादा लगे हुए हों, वो पार्टी औरतों की इज्जत करेगी? वो पार्टी औरतों को बचाएगी? वाह क्या सीन है। और अब इस बीजेपी पार्टी के नेता इतने ढीठ हो चुके हैं कि लड़कियों को खुल्लम खुल्ला कहते हैं, बनाओ हमारे वीडियो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाथ का होगा मेरा, तो पता चलेगा समय के साथ। कुछ नहीं होगा, डांट तो दर्द नहीं है, डाल दो मेरी, हमें कहाँ दिक्कत है यार। तो पता चल गया, कुछ नहीं होगा, डाल दो मेरी, क्या दिक्कत है यार। ये नेता लड़की को धमका रहा है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, और वहां पे इसके तेवर साफ साफ दिख रहे हैं कि इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और कई बार देखा गया है, अगर कोई बंदा बीजेपी का मेंबर हो और उसके अंदर अकड़ हो और उसे कोई लड़की पसंद आ जाए, तो वो उसको अगवा करेगा और चुपचाप गैंग रेप कर देगा, बिना किसी डर के कि पुलिस उसका कुछ बिगाड़ पाएगी। अंकिता भंडारी 2022 का केस तो तुम्हें अच्छे से याद होगा, जहाँ पे एक 19 साल की अंकिता भंडारी नाम की लड़की एक रिजॉर्ट में काम करती थी। और वो रिजॉर्ट किसी ऐरे गहरे बंदे का नहीं, बल्कि था फॉर्मर बीजेपी लीडर के बेटे का, जिसका नाम था पुलकित आर्या। अब होता क्या है, पुलकित आर्या उस रिसेप्शनिस्ट को बोलता है, यानी कि अंकिता भंडारी को, कि आज हमारे रिजॉर्ट के अंदर एक वीवीआईपी गेस्ट आने वाले हैं और तुम्हें उस वीवीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस देनी है। एंड ऑब्वियसली अंकिता भंडारी को ये चीज समझ में नहीं आई कि ये स्पेशल सर्विस का मतलब क्या है। और जब अंकिता भंडारी को समझ में आया स्पेशल सर्विस का मतलब और कुछ नहीं, बल्कि उसे उस वीवीआईपी गेस्ट के साथ सोना पड़ेगा, वो उसी वक्त इस चीज को मना कर देती है। पर ये बात जब पुलकित आर्या को पता लगी तो उसके ईगो पे चढ़ जाती है और वो अपने दोस्तों के साथ अंकिता भंडारी को मर्डर कर देता है। और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से वो वीवीआईपी गेस्ट और कोई नहीं, बल्कि बीजेपी का एक नेता दुष्यंत हो सकता है। अंकिता भंडारी को उसे प्रेजेंट किया कि तो दुष्यंत को देखिए, रात को इसके साथ सो गए। विरोध में भी एक भी शब्द, एक भी कोई कार्य ऐसा दिखता हो, उसको सबूत के साथ आप पेश करेंगे तो मैं अपने राजनीतिक जीवन से भी, सामाजिक और धार्मिक सभी जीवनों से संन्यास ले लूंगा। खैर वो वीवीआईपी गेस्ट कोई भी हो, उसके खिलाफ सबूत तो नहीं मिल रहे, क्योंकि मर्डर के अगले ही दिन उस रिजॉर्ट के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। सारे के सारे सबूत मिटा दिए गए, ये जानते हुए कि इस रिजॉर्ट के अंदर मर्डर हुआ है। फिर उसके बाद 2025 का ये केस ले लो, जहां पे एक राजकुमार जाट नाम के यूपीएससी स्टूडेंट का मर्डर हो जाता है। अब राजकुमार जाट का कुछ तो बहस हो जाती है किसी पॉलिटिकल लीडर के बच्चे के साथ, जिसका नाम था गणेशा जडेजा, जो कि बेटा था फॉर्मर बीजेपी एमएलए का। अब जैसे ही ये बहस होती है, अचानक से वो बंदा गायब हो जाता है और जब पुलिस को उसकी लाश मिलती है, पुलिस साफ साफ कह देती है ये एक्सीडेंट में मारा गया है। लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर बनने के बाद, पब्लिक आउटरीच के बाद, जब पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है उसका मर्डर किया गया है। जो पंचनामा है उसमें सिर्फ 11 चोटें दिखाई है, जो फर्स्ट पोस्टमार्टम हुआ है उसमें 17
और जो हमने फोरेंसिक कराया तब जाके 43 चोटें बताई। और मर्डर का शक और किसी पे नहीं बल्कि था बीजेपी एमएलए जयराज जडेजा के ऊपर, क्योंकि जयराज जडेजा ऑलरेडी 2002 या 2004 के आसपास मर्डर में कन्विक्टेड रह चुका है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, जब उसका मर्डर हुआ तो पुलिस ने ऐसा क्यों कहा कि इसका एक्सीडेंट हुआ है? क्या ये पुलिस वाले जिंदा रहने के भी लायक हैं? तो इन सब चीजों से क्या पता चलता है? अगर कोई नेता वेता तुम्हारा मर्डर कर दे, तुम्हें लगता है पुलिस वाले तुम्हारा साथ देंगे? बोल तो उल्टा उन नेताओं के सबूत को गायब करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे नेताओं को कुछ भी ना हो। इसके अलावा भी अगर मैं लिस्ट बनाने बैठा तो पूरी डिटेल वीडियो बन जाएगी कि बीजेपी के कितने नेता या फिर कितने मेंबर्स ने अपनी पावर का मिसयूज करके रेप, मर्डर जैसे क्राइम कर रखे हैं। अब देखो, अगर मैं इस वीडियो के अंदर बीजेपी की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस दूध की धुली है, वो सेकंड नंबर पे आते हैं। लेकिन मैं उनकी बात यहाँ पे इसलिए नहीं करूंगा डिटेल में, क्योंकि अभी जहाँ पे क्राइम हुआ है वहां पे बीजेपी सरकार है, सेंटर में बीजेपी सरकार है और ओवरऑल इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पावर बीजेपी के पास है। और इस वीडियो का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बीजेपी ही है, क्योंकि उन्नाव केस में भी बीजेपी का मेंबर शामिल है। तो ये मत समझना कांग्रेस वाले दूध के धुले हैं या फिर कांग्रेस बीजेपी से शरीफ है, सब एक जैसे ही हैं। और डेटा भी यही बताता है। 2004 के लोकसभा इलेक्शन में 543 में से 251 जीतने वाले कैंडिडेट के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस थे, यानी कि 46% के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस थे। और सरप्राइजिंगली हमारे पार्लियामेंट में जो क्रिमिनल की तादाद है वो साल दर साल बढ़ते जा रही है। हर इलेक्शन में इसकी संख्या बढ़ते ही जा रही है। जैसे 2009 में 30% क्रिमिनल थे तो 2014 में 34% और वहीं 2024 आते आते ये तादाद हो चुकी है 46%। और जिस हिसाब से क्रिमिनल्स की संख्या बढ़ते जा रही है वो दिन दूर नहीं जब पूरा का पूरा अक्खा पार्लियामेंट क्रिमिनल से भरा पड़ा होगा। और तुम्हें लगता है एक ऐसा देश जहाँ के पॉलिटिशियंस क्रिमिनल्स बनते जा रहे हैं, क्रिमिनल्स की भर्ती हो रही है और वो चुनाव जीत रहे हैं, उस देश के अंदर तरक्की होगी? किसी क्रिमिनल्स के पास पावर आ जाए तो वो पावर का अच्छा इस्तेमाल तो करेगा नहीं, वो तो पावर का मिसयूज ही करेगा। और वही चीज इंडिया के अंदर साफ साफ देखने को मिल रही है। पर हम कर भी कह सकते हैं, ये तो गरीब भोड़ी जनता जो होती है ये पैसे के लिए किसी को भी वोट दे देती है, किसी को भी बाप बना लेती है। मेरा अगर अपना पर्सनल ओपिनियन होना तो ऐसे अनपढ़ लोगों को वोटिंग राइट्स होना ही नहीं चाहिए, इनको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इन जैसों के चक्कर में पढ़े लिखे लोगों के वोट की जो वैल्यू है वो खराब हो जाती है। बिहार इलेक्शन में तुमने देख ही लिया कैसे कैसे लोग जीत रहे हैं। वो बंदा जीत रहा है जिसका एमएमएस वायरल हो रहा है, अश्लील हरकतें करते हुए दिख रहा है या फिर गुंडागर्दी करते हुए वायरल हो रहा है। वैसे वैसे बंदों को चुनाव जीतने को मिल रहा है। या फिर मैथिली ठाकुर जीत जा रही हैं जिसको ये नहीं पता ब्लूप्रिंट क्या है। या फिर बीजेपी के कुछ नेता काम की बात तो नहीं करेंगे, समोसा चटनी की बात करेंगे। और अकेले 2024 के अंदर 170 एमपी के ऊपर लगभग थे क्रिमिनल चार्जेस, कोई छोटे मोटे नहीं, रेप, मर्डर जैसे चार्जेस। और ये हाल सिर्फ बिहार का नहीं, ओडिशा, आंध्र प्रदेश के अंदर भी जब यहाँ पे बीजेपी जीत के आई तो लगभग 68% कैंडिडेट के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए थे। और वहीं लास्ट टाइम की जो सरकार थी कांग्रेस, इसके अंदर भी कुछ कम नहीं थे, इसके अंदर भी 41% थे। मतलब एक चीज तो साफ है, हर एक स्टेट में आज के टाइम पे अगर कोई चुनाव जीत रहा है वो कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं जीत रहा। और यही रीजन है आज के टाइम पे आप कितना भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा लो, लेकिन सच्चाई तो यही है, आप बेटी को बचाना चाहते ही नहीं। बेटियां तो आप अपने घर ले जाना चाहते हो, उनके साथ जो चाहे वो करना चाहते हो, क्योंकि आपके पास पावर है और आप पावर में अंधे हो चुके हो। और इसी का कारण एक बड़ा सवाल उठता है, क्या हमारे देश के अंदर एक लड़की भी सेफ नहीं? और उन्नाव केस से तो ऐसा ही लगता है कि हमारे घर की बेटियां बिल्कुल भी सेफ नहीं हैं। वो सेफ तभी हो सकती हैं जब क्राइम करने वाला कोई आम बंदा हो, कोई गरीब बंदा हो। अगर उसके खिलाफ क्राइम करने वाला बंदा कोई नेता हो, कोई पावरफुल रिच बंदा हो, तो मुझे नहीं लगता उसको इंसाफ मिलेगा। कुलदीप सेंगर जो 4 बार एमएलए रह चुका है और इस बंदे ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करी बहुजन पार्टी समाज 2002 में। और जब ये आया था इसका एक ही मोटिव था, बेटियों को सुरक्षा दे। खैर मैं हंस रहा हूँ लेकिन ये हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन इसने जो बात बोली वो सुन के कितनी हंसी नहीं आती कि जो बंदा बेटियों की सुरक्षा की बात कर रहा है वही बेटियों का भक्षक बना हुआ है। फिर उसके बाद 2007 और 2012 में ये समाजवादी पार्टी से इलेक्शन लड़ा। फिर 2017 तक इसको अकल आ गई कि अब जो पावर है वो बीजेपी की तरफ जा रही है, तो ये बीजेपी की तरफ जाना चाहता था। और बीजेपी की तरफ जाने का इसका एक ही मोटिव था, क्योंकि इसका मानना था बीजेपी में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो तो आपके पुराने सारे कांड गायब हो जाएंगे। ये बीजेपी को एज अ वॉशिंग मशीन समझता था। और बीजेपी के लिए भी सेंगर अच्छा खासा एसेट था, क्योंकि सेंगर के पास बहुत सारे ठाकुर ब्राह्मणों के वोट्स थे। और बीजेपी को भी अच्छे से पता था कि सेंगर की फैन फॉलोइंग ठाकुर ब्राह्मणों में अच्छे से है, अगर ये यहाँ पे चुनाव लड़ता है तो डेफिनेटली जीतेगा, तो बीजेपी भी उसको एक्सेप्ट कर लेती है।
और बीजेपी में आते ही कुलदीप सेंगर को पता नहीं क्या होता है, उसके पास आती है एक नाबालिग लड़की जॉब मांगने के लिए, जिसकी उम्र थी महज 17 साल। और सेंगर उस लड़की को देखते ही उसको कुछ तो हो जाता है और वो उसके साथ कर देता है। फिर उसके बाद वो लड़की चाह के भी किसको कुछ नहीं बता पा रही थी कि किस मुंह से बताती कि उसका रेप उसने कर दिया जिसके पास वो मदद मांगने गई। और जैसे तैसे हिम्मत करके वो लड़की जाती है पुलिस स्टेशन FIR लिखवाने के लिए। लेकिन वहाँ की घोड़ी पुलिस, जिनको चूड़ियां पहन के साथ खा लेना चाहिए, वो FIR लिखती तक नहीं है। और अब इस बात को 8 महीने हो चुके थे। लड़की पूरी तरीके से हार मान चुकी थी। अब उसको कैसे भी करके पता था इंसाफ तो मिलना नहीं, तो फाइनली वो डिसीजन बनाती है योगी आदित्यनाथ के घर के बाहर जाएगी और अपने आप को केरोसिन डालेगी। और इस लड़की के इसी हरकत के कारण अब उसकी जो बात थी बहुत बुरी तरीके से हाईलाइट हो चुकी थी। पूरे इंडिया को पता लग चुका था योगी आदित्यनाथ के घर के बाहर एक ऐसी लड़की आई हुई है जिसके साथ किसी MLA ने बहुत ही गलत काम किया है। फिर उसके बाद नेशन वाइड आउटरीच होता है, चारों तरफ पब्लिक भड़क जाती है बीजेपी के ऊपर। और अभी भी बीजेपी ने कुलदीप सेंगर को अपनी पार्टी से नहीं निकाला, ये जानते हुए कि कुलदीप सेंगर ने किसी लड़की के साथ क्या किया है। फिर उसके बाद पब्लिक प्रेशर के बाद CBI इस केस को अपने हाथ में लेती है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जरिए कुलदीप सेंगर को फाइनली जेल हो जाती है। और जैसे ही कुलदीप सेंगर गिरफ्तार होता है, ये बात कुलदीप सेंगर के भाई को पसंद आती नहीं है और वो जाके लड़की के फैमिली के ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद विक्टिम लड़की के पापा पुलिस स्टेशन जाते हैं FIR लिखवाने के लिए। अब कानूनी तौर पे क्या होना चाहिए, जिसने हमला किया उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए, उसको जेल होनी चाहिए। पर वहाँ की घोरी पुलिस, जिनको चूड़ियां पहन के साथ खा देना चाहिए, वो क्या करती है, लड़की के पापा को गिरफ्तार करती है और उसको इतना मारती है कि उस लड़की के पापा की मौत हो जाती है पुलिस कस्टडी के अंदर। और ये चीज अपने आप में शॉकिंग है कि आप इंसाफ के लिए पुलिस स्टेशन जा ही नहीं सकते, तो ये पुलिस स्टेशन ऐसे एग्जिस्ट करते ही क्यों हैं? इनको तो बंद हो जाना चाहिए। और ये कुलदीप सेंगर का इकलौता एग्जाम्पल नहीं है। इनको जितनी माँ बहन की गालियां दो उतनी कम होती है। इनको तो जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए कई के केस में, तो ऐसा भी लगता है। और अगर मुझ जैसा अनसीरियस बंदा जो पूरे समय हर चीज को मजाक में लेता हूँ, वो ऐसी बातें कर रहा है, तो तुम समझ जाओ इस देश की हालत कितनी खराब हो चुकी है। और लड़की के साथ ये वायलेंस यहीं तक नहीं रुका। फिर वक्त आता है 2019, जब लड़की की 2 आंटियां अपने वकील के साथ जा रही थी और पीछे से ट्रक आता है और उस कार को टक्कर मार देता है। अब शुरू में तो ये एक्सीडेंट नॉर्मल एक्सीडेंट लगा, लेकिन बाद में पता चला ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक सोची समझी चाल थी। और इस एक्सीडेंट में उस लड़की की 2 आंटी मारी जाती है। कैसे तैसे करके वकील अपने आप को बचा पाता है। और जब बाद में इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है ये सारे के सारे हमले कुलदीप सेंगर ने जेल के अंदर बैठे बैठे करवाए। अब सवाल ये, जब कुलदीप सेंगर जेल के अंदर है तो उसके पास इतनी पावर कैसे कि वो किसी से कम्युनिकेट कर पा रहा है और इस तरीके से ऑर्डर दे पा रहा है? ये तो साफ साफ हमारे कानून का मजाक है कि कोई पावरफुल बंदा अगर जेल के अंदर भी चला जाए तो वो सब कुछ कर पाएगा जो वो करना चाहता है। यही रीजन है विक्टिम के वकील के हिसाब से कुलदीप सेंगर को बचाने के लिए पुलिस से लेके CBI, CBI से लेके यूपी सरकार से लेके सेंट्रल सरकार, सब के सब पूरी ताकत लगा रहे हैं कि कैसे भी करके कुलदीप सेंगर को बचाया जाए। तो केंद्र सरकार हमारे खिलाफ, उत्तर प्रदेश सरकार हमारे खिलाफ पूरी शक्ति से, CBI हमारे खिलाफ पूरी शक्ति से। एक वकील साहब जो इस अपील के दौरान थोड़ी सी ईमानदारी दिखा रहे थे, थोड़ी सी, पूरी नहीं, कहाँ गायब हो गए, उनको केस क्यों छोड़ना पड़ा, ये उसका भी कोई जिक्र इस जजमेंट में नहीं है। लेकिन आज तक ये पता नहीं लगा उन्होंने केस क्यों छोड़ा। जो ये फैसला आया ना कि एक रेपिस्ट को इतनी आसानी से बेल मिल गया हो, वैसे ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। जैसे कोई पावरफुल बंदा जाता है जेल के अंदर किसी रेप या मर्डर के लिए, उसको बिल वैसे भी मिल जाता है, चाहे आप आसाराम बापू ले लो या फिर वो राम रहीम ले लो। और कुलदीप सेंगर के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बस फर्क इतना, यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी की गई जो अपने आप में चौंकाने वाली है। सबसे पहले तो पॉक्सो एक्ट के रूल बदल दिए गए। अब ये रूल क्या है डिटेल में वो आप इंटरनेट पे चेक कर लेना। और जिस बेंच ने कुलदीप सेंगर को जमानत दी उसके बारे में डिटेल में नहीं बोलूंगा, पर इतना शॉर्ट में बता देता हूँ, ये बीजेपी का बहुत ही खास बेंच रखता है। ज्यादातर बीजेपी के केस में यही बेंच रहा है और हमेशा बीजेपी के पक्ष में ही खबर सुनाई है। और जो उमर खालिद नाम का एक बंदा है जो जेल के अंदर है, अब वो जेल के अंदर क्यों है इसके बारे में मैंने अभी तक रिसर्च करी नहीं है, पर उसके पीछे भी यही बेंच शामिल है। अब यही बेंच कुलदीप सेंगर को इतनी आसानी से जमानत दे देती है बिना ये सोचे समझे। ये वही कुलदीप सेंगर है जिसने उस विक्टिम के बाप को मरवा दिया जेल के अंदर बैठे बैठे। ये वही कुलदीप सेंगर है जिसने उसके परिवार के ऊपर कई बार मर्डर अटेम्प्ट करने की कोशिश करी। और इतना कुछ होने के बाद भी एक ऐसे बंदे को जिसके ऊपर इतने सारे एलिगेशन लगे हुए हैं, आप उसको इतनी आसानी से जमानत दे देते हो, तो ये बड़ा बड़ा सवाल उठता है, क्या कोर्ट भी बिक चुका है? और करप्ट जजेस इस्तेमाल करते हैं करप्ट पॉलिटिशियन की ताकत को और करप्ट पॉलिटिशियन इस्तेमाल करते हैं करप्ट जजेस की ताकत को। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कुलदीप सेंगर के केस में जो वकील हैं या फिर जज हैं वो करप्ट हैं, मैं बस एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। और जब आपके पीछे इतने सारे पावरफुल लोग लग जाते हैं तो आपको क्या लगता है कोई वकील आपका केस लड़ेगा?
कतई नहीं लड़ेगा। और इस विक्टिम के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ज्यादातर वकील पीछे हट गए और कुछ वकील ने अगर हिम्मत दिखाई भी तो वो आधी अधूरी दिखाई। और जब कुलदीप सेंगर को जमानत मिल गई, ऑब्वियस सी बात है लड़की प्रोटेस्ट करने तो बैठेगी, और काफी सारे लोग प्रोटेस्ट करने बैठ गए। जब वो प्रोटेस्ट में बैठी तो जैसा उम्मीद थी वैसा ही हुआ। प्रोटेस्ट करने से उसको रोक दिया गया, उसको वहां से हटा दिया गया। टेक्निकली देखा जाए आज के टाइम पे हमारे देश में प्रोटेस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि सरकार आपको बहुत ही बुरी तरीके से हटा देती है। आप यहाँ तक कि एयर पोल्यूशन तक पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। एक जमाना हुआ करता था जब आपको प्रोटेस्ट करने की आजादी होती थी। अब माना कांग्रेस के अंदर लाख बुराइयां हैं, कांग्रेस भी चोर है, कांग्रेस भी बीजेपी से कम नहीं, लेकिन एटलीस्ट कांग्रेस के टाइम पे ये तो आजादी थी कि आप कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते थे। पर बीजेपी के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। उल्टा अगर किसी लड़की का रेप हो जाता और उसमें कोई बीजेपी का नेता शामिल होता है तो सबूत गायब हो जाते हैं। हाथरस केस का ही एग्जाम्पल ले लो। इसके अंदर पुलिस वालों ने विक्टिम के परिवार को घर के अंदर लॉक किया और पूरी तरीके से सबूत गायब कर दिए। उसके बाद अंकिता भंडारी का बुलडोजर कवर, अब तो मैं इस वीडियो में बात कर ही चुका हूँ, जहाँ पे सबूत मिटाने के लिए बुलडोजर तक चला दी गई उस रिसोर्ट के ऊपर जहाँ पे उस लड़की के साथ हुआ था। और बीजेपी ने यहीं तक भारत को बदनाम नहीं किया। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से पता नहीं कैसे अचानक से रिलीजियस हेट काफी हद तक बढ़ चुका है। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स, जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। अब मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही, क्रिसमस से लोगों को क्या खतरा है? अब क्रिसमस तो ऐसा भी नहीं है कि कोई दंगा फसाद करते हो, कोई आतंकवादी वाली हरकतें करते हो। वो तो इस देश के अंदर शांति से रहते हैं। और देखो, ये जो रिलीजियस हेट है ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू की तरफ से आ रही हो या फिर क्रिश्चियन की तरफ से आ रही हो। हर देश में यहाँ पे ऐसा ही हो चुका है। इस्लाम वाला हिंदू से नफरत करने लगा है, हिंदू वाला इस्लाम से नफरत करने लगा है, और अब तो ऐसा हो गया कि हिंदू वाला हर धर्म से नफरत करने लगा है। इन दी एंड मैं यही कहना चाहूंगा, आज इंडिया की जो भी हालत है इसके पीछे कहीं ना कहीं हद तक इंडिया के करप्ट नेता लोग हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो। हर पार्टी में क्रिमिनल्स भरे पड़े हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या इस देश का बेड़ा गर्क होने से अगर कोई रोक सकता है तो कौन रोक सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। नहीं लगी कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।